अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मेजरमेंट ऑफ E over M वैल्यू ऑफ किस किस चीज़ की E और M वैल्यू। बाज़ दफ़ा एग्जाम में ये पूछा जाता है जी कैथोड रेज। बाज़ दफ़ा वो कहता है जी कैथोड रेज ने इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ कर देता है, सही है, इलेक्ट्रॉन्स। और बाज़ दफ़ा ये कहता है जी नेगेटिव पार्टिकल की, सही है। अब इन सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। कैथोड रेज असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है, और इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव पार्टिकल्स की और एम वैल्यू आ जाए, कैथोड रेज की ओवर एम वैल्यू आ जाए, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ओवर एम वैल्यू। क्वेश्चन सेम होगा, सही है, सेम आंसर लिखना है। और ये वाला आपका जो टॉपिक है ये अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। तो इसमें करना क्या होता है, एक डायग्राम है, मेन चीज़ डायग्राम है। अगर डायग्राम समझ लेते हैं तो बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, सही है। डायग्राम किस तरह की है, इसमें 1 नंबर डायग्राम का होगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 1 नंबर, इसमें एक वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू सेम एज इट याद करनी है। 1 नंबर इसका होता है। 2 नंबर आपके पास पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखने के होते हैं। हम इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे ताकि हमारे पास हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारी मेन बात आ जाती है डायग्राम पे। से डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे डायग्राम जो है वो इस तरह की है हमारे पास कि एक बल्ब बना लेना है आपने। इस तरह का हमारे पास बल्ब होता है, सही है। अब इसमें क्या होता है जी, बल्ब किस तरह, ये ग्लास का बना होता है ना बल्ब, सही है। डिस्चार्ज ट्यूब है असल में हमारे पास। इसमें होता क्या है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देना है। ये असल में सारे की सारी चीज़ बनी होती है ग्लास से ही, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें से एक तार गुजार के, यहाँ से तार गुजार के यहाँ मेटल की एक पत्तरी के साथ जोड़ा हुआ है। और जो यहाँ पे मैंने चार्ज दिया हुआ है इसको, वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। कौन से टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक तार मैंने यहाँ से गुजारी हुई है और इसको मैं इसके साथ साथ लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यहाँ मैंने इस तरह के को सुराख किया हुआ है और आगे जाके मेरे पास इस तरह का थोड़ा सा ओपन हो रहा है, सही है। और यहाँ मैंने क्या किया है कि यहाँ पे बिल्कुल सामने या फ्रंट पे मैंने जिंक सल्फेट की प्लेट लगा रखी है। यहाँ पे कौन सी चीज़ लगा रखी है, जिंक सल्फेट, सही है। ये जिंक सल्फेट की प्लेट समझ लें, जिंक सल्फेट प्लेट। या फिर इसकी जगह पे हम एक और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और फोटोग्राफिक फिल्म। ये फोटोग्राफिक फिल्म आपने देखी होगी जो अमूमन कैमरों के अंदर यूज़ की जाती है, वो रील। जो पुराने ज़माने में कैमरे होते थे ना, उसमें एक रील यूज़ की जाती थी, उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, सही है। अब इसके दरमियान में ना मैंने इस तरह के एक मेटल ये मेरे पास, इसके इन साइड में तो एक बारीक सा सुराख होता है, बाकी सारी की सारी मेटल होती है। आपने यहाँ पे फिक्स की हुई है इसको, सही है। अब आपने मैंने क्या किया, इसको उठा के इस तरह, ये थोड़ी सी लेंथ में इस तरह होगी, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ में इस तरह कुछ होती है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कर देना है इसके अंदर। अब यहाँ मैंने इसको मेटल को लगा रखा। अब इस मेटल के बारीक एक सुराख है, क्यों बारीक सुराख रखा हुआ है, ताकि यहाँ से जो कैथोड रेज जाए बिल्कुल एक बारीक सुराख या एक लाइन में जाए। इस मेटल को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है और इसको मैंने बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, सही हो गया। एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड। इस चीज़ को हम नाम देंगे, ये कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं एनोड, सही है। ये हमारे पास क्या है, एनोड। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब में आपको पता है जी कैथोड रेज हम किस चीज़ के ऊपर ई ओवर एम वाली मालूम करा जाता है, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन पे, सही है। सबसे पहला काम जी आपने कैथोड रे को पैदा करना है, बाद में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है
सही है। हमने पहला काम यही किया है जी, कैथोड रेज को पैदा करने के लिए आपको क्या करना है, वैक्यूम पंप चला के आपने करंट गुजारना है, करंट गुजारने के कैथोड रेज पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे ना कैथोड रेज कुछ इस तरह पैदा होंगी, हर एक डायरेक्शन में जाएंगी। कैथोड रेज यहाँ से पैदा होकर हर एक डायरेक्शन में यहाँ पे जाएंगी, यहाँ पे भी, सही है। अब उस सुराख में से वही कैथोड रेज गुजर पाएंगी जो बिल्कुल इससे सीधी आएंगी, तो यहाँ से गुजरेंगी, यहाँ गुजरने के बाद यहाँ पे आके टकराती हैं, सही है। और जैसे ही आके सामने टकराती है ना, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल एक, जिस तरह मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ये काम वहाँ पे होता है, यहाँ पे ना लाइट पैदा होनी शुरू हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आके कैथोड रेज टकरा रही है। आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट घर में भी कर लीजिएगा। लेज़र ले लीजिएगा, पेज जो बुक का पेज इस तरह करके ना पीछे से लेज़र डालिएगा, सही है। लेज़र की लाइट डालेंगे तो आपको वहाँ पे एक डॉट सा नजर आना शुरू हो जाता है पेज के ऊपर। सेम काम होता है यहाँ पे, तो जैसे ही आके ये कैथोड रेज वहाँ पे टकराती हैं, टकराने के बाद कौन सी चीज़ पैदा होगी, लाइट से। हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे आके कैथोड रेज टकरा रही है। अब इसमें और कौन सी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है, सही है, पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा रखी है। मतलब क्या है कि हमने दो मेटल की पत्रियां लेके ना, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। कौन सी फील्ड अप्लाई कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ एक सर्कल सा बना देता हूँ। अब असल में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किस तरह किया हुआ, ये चीज़ सीखिएगा। यहाँ मैं प्लस का साइन, प्लस, सही है, ये प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है। अक्सर हम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई करते हैं, एक मैग्नेट का पोल इस साइड पे होता है, एक इस डिस्चार्ज ट्यूब के दूसरी साइड पे होता है, इस तरह, सही है। अब इतनी बातें आपने याद रखनी है, सही है। हमारे पास सारी की सारी कंस्ट्रक्शन आ गई कि डिस्चार्ज ट्यूब जो E/M वैल्यू मालूम करने के लिए यूज़ की गई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, सही हो गया। अब इसके बाद सबसे पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी, पहले बताएं कि कौन से साइंसदान ने पहली दफ़ा E/M वैल्यू मालूम की। उसके साइंसदान का नाम था J.J. थॉमसन। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी, J.J. थॉमसन, J.J. थॉमसन डिटरमाइन, J.J. थॉमसन ने मालूम किया, मालूम किया कौन सी, डिटरमाइन द E/M वैल्यू, E/M वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर E/M वैल्यू को मालूम करने वाला साइंसदान J.J. थॉमसन था। अब E/M वैल्यू को फायदा ये होता है कि हम किसी भी चीज़ का मैस निकाल सकते हैं, सही। अब आप ये बात याद रखिएगा, हम पूरे एटम का मैस कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। किसके साथ कंपेयर करके निकाल रहे होते हैं, किसी भी एटम का मैस कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं और उसका मैस निकालते हैं। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है, अगर मैं बात कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर पाए जाते हैं, उसके मैस को मालूम करने के लिए हम E/M वैल्यू का सहारा लेते हैं। सही, किसका सहारा ले रहे होते हैं, E/M वैल्यू का। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। ये जो हमने बनाई ये सारी की सारी डायग्राम, सही, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कंस्ट्रक्शन। मैं मेन पार्ट लिखूंगा, सही है। कौन कौन से मेन पार्ट हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, द इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ किन किन चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़, अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब पर होता है। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, ये वाली, प्लस और माइनस वाली, सही है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरह अप्लाई करनी है जो कि परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री के एंगल पर हो, परपेंडिकुलर टू द, किसके परपेंडिकुलर हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, अब देखें, अगर कहता है हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह अप्लाई की हुई है, इस तरह, ये एक प्लेट रखी हुई है, एक प्लेट इस तरह इसके नीचे रखी हुई है, तो ये मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह अप्लाई करनी है, इस तरह, सही है। अब इस तरह अगर जा रहा है कोई चीज़ इस तरह, सही, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का, और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, अगर एक चीज़ इस तरह हो एक चीज़ इस तरह हो, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसको परपेंडिकुलर का नाम दे रहे होते हैं, किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं, परपेंडिकुलर। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी हुई है, जिंक सल्फेट की प्लेट, जिंक सल्फेट प्लेट, जिंक सल्फेट प्लेट और फोटोग्राफिक फिल्म। इसको किस लिए हम लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कहां पे कैथोड रेज टकरा रही है। जिंक सल्फेट प्लेट और फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म, ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए वर्किंग। वर्किंग बिल्कुल सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। वर्किंग, हेडिंग वर्किंग की आएगी। अब वर्किंग ये किस तरह कर रहा होता है, ये ऑपरेटर्स पूरे का पूरा हम किस तरह ई और एम वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप खुद सोचें, अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी बंद कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बंद कर रखी है। आपकी ये जो कैथोड रेज आएंगी वो कहाँ पे आकर टकराएंगी, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आकर टकराएंगी। तो यहाँ पे डॉट पैदा होगा, मैं कहूँगा ये वाला पॉइंट क्या है, P1 का नाम दे देता हूँ, ये कौन सा है, P1। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, और ये कौन सी रेज है, ये चीज़ याद रखिए, ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है। और कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये रेज ऊपर की तरफ जाएंगी या नीचे की तरफ आएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है और इन रेज पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, सही है। इसलिए जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक, सिर्फ एक बात याद रखिएगा, जब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन करूंगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगी, सही है। ये कहाँ पे जानी शुरू हो जाएंगी, अब आपकी यही रेज जाकर टकराएंगे यहाँ पे, इसको मैं कहता हूँ जी ये कौन सा पॉइंट है, P2। और ये कब जाकर टकराएंगे, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन हो। कहते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दे क्लोज, मैग्नेटिक फील्ड ओपन कर दें, कहते जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ओपन करेंगे तो आपकी रेज आकर टकराएंगी यहाँ पे, P3, सही है। यहां तक समझ है, सही है। आपने क्या करना है जी, कैथोड रेज पैदा करवानी है, पैदा करवाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी बंद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बंद रखनी है। पहले पॉइंट पे जा P1 पे जाकर टकराएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो कहां पे जाकर टकराएंगे, P2 पे। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो P3 पे जाकर टकराएंगे। पहले ये बातें हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट हम इसके बाद आगे जाएंगे। प्रोवाइड, सबसे पहले आप क्या करें, प्रोवाइड द करंट। आपने करंट प्रोवाइड करना है, किस चीज को, अब यहां पे करंट की बात कर रहा हूं, सही है। प्रोवाइड द करंट टू कैथोड एंड एनोड, सही है। प्रोवाइड द करंट टू डिस्चार्ज ट्यूब, कर लें डिस्चार्ज ट्यूब। कहते हैं आप डिस्चार्ज ट्यूब करंट प्रोवाइड करें, एंड इसके बाद क्या होगा, एंड कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, रेज आर प्रोड्यूस, कैथोड रेज पैदा हो जाएंगी, सही। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये रेज जब ना इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन होगी ना मैग्नेटिक फील्ड ओपन होगी तो कहां पर जाकर टकराएंगे, पॉइंट P1 पे। व्हेन, जब बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, दोनों के दोनों मेरे बंद कर रखे, ऑफ कर ले या फिर इसकी जगह पे वर्ड कर ले क्लोज, दोनों के दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑफ भी
क्लोज भी, दोनों के दोनों बंद हो तो कहां पे जाकर टकराएगी? द रेज स्ट्राइक द कैथोड रेज, द कैथोड रेज स्ट्राइक, तो कैथोड रेज जाके टकराएंगी एट पॉइंट P1 पे जाके टकराएंगी। सही है। जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ओपन होगी, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज, व्हेन ओनली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए देन, तो फिर कौन से रेज कहां पे जाकर टकराएंगी? P2 पॉइंट पे, क्योंकि वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। सही। देन कैथोड रेज स्ट्राइक, कैथोड रेज स्ट्राइक, तो कैथोड रेज जाके टकराएंगी एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P2 पॉइंट पे जाके टकराएंगी। और जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो फिर किस पॉइंट पे जाकर टकराएंगी? P3 पे। इफ ओनली, अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहां पर 2 दफा फोन लिख रही है, इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए देन, तो फिर क्या? देन द रेज स्ट्राइक, तो फिर रेज जाके टकराएंगी एट पॉइंट किस पॉइंट पे? P3 पे, P3 पे जाके टकरा रही होती हैं। सही है। अब कहता है जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओपन कर देनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी ओपन कर देनी है। अब खुद सोचना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड से, सही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ताकतवर होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये वाली जो रेज आकर टकराएंगी ये P1 से नीचे टकराएंगी, यहां से नीचे टकराएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करेगी इन रेज को नीचे की तरफ लेके आने की, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? कोशिश इन रेज को ऊपर की तरफ लेके जाने की। ये P1 पॉइंट पे कब जाकर टकराएंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो जाए, बराबर हो जाए। सही है। तब जाके कहां पे टकराएंगी? P1 पॉइंट पे। सही। अगर दोनों की स्ट्रेंथ डिफरेंट हुई तो कहां पे जाकर टकराएंगी? हमें नहीं पता। सही है। मैं भी यहां पे जाकर टकरा दे, मैं भी यहां पे। सही। अब यही बात कर रहा है, कहता आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओपन कर देनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी ओपन कर देनी है, और दोनों फील्ड को इस तरह एडजस्ट करना है, कम ज्यादा करके, कि ये जो पॉइंट है दोबारा फिर आके इसी पॉइंट P1 पे आके टकराए। सही। उस वक्त आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्व करना है, कितनी अप्लाई की है। सही। उसके बाद इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके हम E ओवर M वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद E ओवर M वैल्यू को मालूम कर लेंगे। चलें, यही बात हम लास्ट वाला पॉइंट, सेकंड लास्ट है। नाउ अब आपने करना क्या है? नाउ अप्लाई, अब आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा? एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड, और इसके बाद क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट करना है कि आपका जो पॉइंट है कैथोड रेज आकर टकराए कहां पे? पॉइंट P1 पे। एंड एडजस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को भी एडजस्ट कर दें। सही है। मैग्नेटिक फील्ड सो दैट कैथोड रेज स्ट्राइक, कैथोड रेज हो वो स्ट्राइक करें कहां पे? स्ट्राइक
अगेन फिर दोबारा आके स्ट्राइक करें कहाँ पे, P1 पॉइंट पे आके टकराएं। और इसके बाद क्या करना है, आपने कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, सही है, और E ओवर M वैल्यू को मालूम कर रहे हैं। नाउ कंपेयर, अब आप मुआवजा करेंगे, ये सारे का सारा काम कर रहा था ये कंप्यूटर ही, सही है, सिर्फ उसी कंप्यूटर की कैलकुलेशन होती है। कंप्यूटर खुद ही कंपेयर करता है E ओवर M, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है, कंपेयर करके आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा कि ये जो कंपाउंड है आपने यूज़ किया इसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी, वो E ओवर M वैल्यू इतनी है, सही है। नाउ कंपेयर द, अब आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करें एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डिटरमाइन, और फिर आपने मालूम कर लेना है एंड डिटरमाइन, और मालूम कर लेने कौन सी चीज़, E ओवर M वैल्यू, सही है। लास्ट में आ जाएगा जी वैल्यू क्या मालूम की थी जे थॉमसन ने उस वक्त, ये वैल्यू का एक नंबर होगा आपके पास, सही है। वैल्यू लाजमी MCQ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। वैल्यू E ओवर M वैल्यू की हेडिंग दे लें, E ओवर M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह हेडिंग देगा, आपने लिख देना है कि जो जे थॉमसन ने E ओवर M वैल्यू मालूम की थी वो ये वाली थी, द E ओवर M वैल्यू डिटरमाइंड बाय द E ओवर M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की E ओवर M वैल्यू मालूम की थी इज डिटरमाइंड जो मालूम की थी डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन ने, जे थॉमसन इज, ये वैल्यू याद रखिएगा, ये थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स पर किलोग्राम। अच्छा, अब मुझे यूनिट कैसे पता चला कि यहाँ पे कॉलम्स पर किलोग्राम आएगा, सही। आपको मैंने बताया है कि E ओवर M वैल्यू का मतलब क्या है, E ओवर M इज इक्वल टू चार्ज ओवर मैस, सही है। अब चार्ज का यूनिट क्या होता है कॉलम, मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। यहाँ से मुझे पता चला कि जो चार्ज टू मैस रेशो का यूनिट है वो E ओवर M, सही है। अब मेन चीज़ इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू निकाली है इसका क्या मतलब है, हमें क्या पता चल रहा है, कहता अगर आप 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन लें तो उसमें इतना चार्ज होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स। तो इस वैल्यू का मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है इफ वी टेक, अगर हम लेते हैं, अगर हम ले लें 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का 1 किलोग्राम ले लें, देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो क्या होगा, इज होगा 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम। ये था जी हमारे पास तरीकाकार किस तरह E ओवर M वैल्यू मालूम करते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉन्ग क्वेश्चन है, सही। अगर डायग्राम समझ है ना, बाकी चीज़ें लिखनी खुद ही होती हैं, ये डायग्राम को समझिएगा। अगर डायग्राम अच्छे तरीके से आप बना लेते हैं, बाकी चीज़ें वहीं से खुद देख के बता देंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई किया तो P1 पे टकराएगा, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया P2 पे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पे P3 पे। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों इस तरह एडजस्ट करना है कि ये कहाँ पे आके टकराए, P1 पे। इसका कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के बाद आपके पास E ओवर M वैल्यू आ जाएगी। और वैल्यू याद रख लीजिएगा, यही है अल्लाह आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।